जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड अब एक जाना माना नाम है। ये बैंकिंग सेक्टर का एक ऐसा शेयर है जिसने बैंकिंग सेक्टर में आउट परफॉर्म कर दिखाया है और ये शेयर पीछे कुछ समय में, अगर आप 3 या 4 दिन बैक की बात करें तो इसने अपना 52 वीक हाई जो है वो टच किया है और इस बैंक ने तकरीबन 20% का जंप जो है वो लास्ट 3 to 4 डेज में दिखाया है। इस बैंक के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि ये बैंक जो है ये आने वाले टाइम का एचडीएफसी बैंक बनने वाला है। इस बैंक के अंदर से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आज हम इसी को लेके एनालिसिस करेंगे कि क्या ये बैंक इतने भरोसे लायक है, क्या इस बैंक की वो पोजीशन है कि ये बैंक आने वाले टाइम में हमें एचडीएफसी जैसा रिटर्न दे सके, या इस बैंक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, या ऐसी कौन सी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में ये बैंक जो है ये अच्छा होता हुआ दिखेगा। तो सभी इफ्स एंड बट्स, सभी प्रॉज एंड कॉन्स को लेकर हम यहाँ पर एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि मैं और आप इसी तरह से आगे भी जुड़े रहें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में हमने कुछ समय पहले से, जब से ये इस बैंक ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है, अगर आप देखें तो वी वैद्यनाथन जी का बहुत मेन रोल इसके अंदर नजर आता है। उनके जो विजन है इस बैंक को लेकर कि वो इस बैंक को एक कॉर्पोरेट फंडिंग वाला बैंक ना बनाकर, कॉर्पोरेट लोन्स बड़े बड़े बिजनेसमैन को ना देकर रिटेल बैंकिंग की तरफ उनका जो झुकाव है वो इस बैंक का मेन यूएसपी है, मेन। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर से बना हुआ बैंक है। अब ये बैंक रिटेल बैंकिंग में है और इसको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन, काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसके कस्टमर्स से मिल रहा है और इसके कस्टमर जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पर इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी एक ताज़ा न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट 3 to 4 डेज में इस बैंक ने अपना 52 वीक हाई टच किया है। उसका रीजन क्या बन रहा है? तो द बोर्ड एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन थर्सडे February 18 noted the significant opportunities for growth of bank based on strong capabilities the bank has built and the strong outlook of the economic recovery in India. आगे, and has approved raising of funds for an amount aggregating up to rupees 3,000 crores in one or more tranches. तो 3,000 crores का इनका जो फंड रेजिंग का प्लान है वो आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, जो हम लोग पेंडेमिक की सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, जो वो सिचुएशन है जिस पोजीशन पर हम लोग एक नेगेटिव क्या बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ से और नेगेटिव सेंटीमेंट से बाहर आकर आगे के पोजीशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रिकवरी एक तरह से इंडियन इकोनॉमी की पूरी रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए वो लोग रेडी हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 3,000 करोड़ का जो है प्लान किया है कि वो फंड रेज करेंगे। और इट सेड इन एन एक्सचेंज फाइलिंग, और उन्होंने इसको यहां पर एकदम क्लियर कट बता दिया है एक एक्सचेंज की फाइलिंग में कि वो लोग 3,000 करोड़ का फंड रेजिंग करने वाले हैं। द बैंक हैड लास्ट रेज 2,000 करोड़ वाया इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इन जून 20। तो लास्ट जून 20 में उन्होंने 2,000 करोड़ रेज किया था और अभी वो 3,000 करोड़ रेज करने जा रहे हैं। द स्टॉक हैज राइजन अप ऑलमोस्ट 70% सिंस December 31। तो एक महीने मतलब 1 जनवरी से लेके और अभी तकरीबन 2 मंथ्स जो कंप्लीट हो रहे हैं, 1 मंथ 20 डेज के आसपास जो कंप्लीट हुए हैं, उसमें बैंक ने 70% का जंप जो है दिखाया है।
IDFC Bank reported a net profit of 130 crore for the quarter of financial year 21 ended December compared to a loss of 1639 crore in corresponding quarter last fiscal। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पे भी लेकर चलता हूं और वहां पे हम लोग देखते हैं कि ये किस पोजीशन पर आप लोगों को दिखाई देता है। मैं आप लोगों को वहां पर एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात वहां पर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। With this capital raise, we will be in a very strong position to take advantage of economic growth, which is coming back roaring. IDFC Bank Chief Executive Officer V. Vaidyanathan said in an interview। तो ऐसा जो एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी जो है वो बहुत फास्टली वापस जो है ग्रो करेगी, एंड जैसा उनका ओपिनियन है विच इज कमिंग बैक रोरिंग, मतलब बहुत जोर शोर से आने वाले टाइम पे जो है वो रिकवरी होती हुई हमें दिखाई देगी। हम लोग पेंडेमिक से बाहर आएंगे और काम जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए वी विल बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। तो जो वी वैद्यनाथन जी के बारे में जो लोग जानते हैं, उनके विजन के बारे में जो लोग जानते हैं और उन लोगों को अच्छी तरह से पता है, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि IDFC फर्स्ट बैंक कैपिटल के आउट परफॉर्म करने के पीछे एक मेजर रोल जो है वो वी वैद्यनाथन जी का है। बहुत से स्टेक होल्डर, बहुत से शेयर होल्डर्स ने IDFC फर्स्ट बैंक में इसीलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि वी वैद्यनाथन जी उस बैंक को लीड कर रहे हैं। अब ये तो हो गई बात कि आने वाले टाइम के लिए ये बैंक बिल्कुल रेडी नजर आता है अपनी फंडिंग के साथ और बाकी चीजों के साथ। अगर हम इसका प्रॉफिट और स्टेटमेंट देखने की कोशिश करें तो सिर्फ इस पोजीशन पर आप ध्यान दें तो 1632 करोड़ का लॉस था, जो कि 76 देन 100 देन 109 एंड देन 137 करोड़ जो प्रॉफिट है वो पहुंच गया है। अब ये बैंक जब आपको कंटिन्यूअस नेट प्रॉफिट दिखा रहा है और जिस तरह से ये अप्रिशिएट हो रहा है तो डेफिनेटली अगर ये सारी बातें हम देखें तो डेफिनेटली ये बैंक आने वाले टाइम में नॉट एग्जैक्टली HDFC बट जो अभी जिस पोजीशन से है उससे ये 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 100 टाइम्स होने की कैपेबिलिटी रखता है। अब आगे इससे रिलेटेड न्यूज अगर हम देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक सेज एवरेज कासा रेशियो फॉर Q3 एट 44.6%। तो इस तरह की पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है जिसकी वजह से जो इस बैंक का टारगेट है वो बाकी ब्रोकरेज फर्म्स ने और बाकी जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इसके टारगेट को बहुत हाई कर दिया है। अगर हम टेक्निकल लेवल पर देखेंगे तो ये हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश और बाइंग जोन के अंदर दिखाई देता है। सभी लोग इसको लेकर बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। अब हम एक और चीज यहां पर देख लेते हैं कि इस बैंक के जो लेगेसी लोन्स हैं डेफिनेटली ये सारे पॉजिटिव न्यूज के साथ साथ जिस न्यूज के ऊपर हमें बारीकी से नजर बनाए रखनी होगी वो है बैंकिंग NPAs, जो कि हर बैंक के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो बैंक आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करने वाला है। आप लोग यस बैंक की पोजीशन ऑलरेडी देख रहे हैं। यस बैंक ने एक टाइम पर इसी तरह से बहुत फास्ट ग्रो किया था, बट वहां पर कुछ लोगों ने या आप डायरेक्ट कहें तो राणा कपूर ने अपने पर्सनल बेनिफिट को देखते हुए उस बैंक को डुबो दिया और उन्होंने कॉर्पोरेट फंडिंग करने के चक्कर में सारा पैसा गलत तरीके से जो है DHFL और बाकी ग्रुप्स के अंदर डाल दिया, जहां से वो रिकवरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब जिसकी वजह से बैंक अब जो है वो अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी उसका शेयर जो है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ये पॉजिटिव जो इंफॉर्मेशन है ये साथ में चल रही है कि बैंक हमेशा अपने रिटेल कस्टमर्स को बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहा है और
वी वैद्यनाथन जी की जो स्टेटमेंट है कि वो आने वाले टाइम में 25% तक जो है वो अपने रिटेल कस्टमर्स जो हैं उनको आने वाले टाइम के लिए बढ़ाना चाहते हैं, और जिसमें कि वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हैं, और वो आने वाले टाइम में रिटेल कस्टमर्स पर जो फोकस कर रहे हैं उसकी वजह से ये बैंक अच्छा परफॉर्म करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। क्यों रिटेल बैंकिंग जो है उसमें इस समय स्कोप नजर आता है कि रिटेल बैंकिंग में एनपीएस का जो नंबर है वो कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता। आप किसी एक इंसान को, इंडिविजुअल को लोन दें और कॉर्पोरेट को 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ का लोन दें, तो दोनों के डूबने की चांसेस बहुत अलग अलग होती है, दोनों के डूबने की प्रोबेबिलिटी बहुत अलग अलग होती है। जो लोग ऑलरेडी इस बात को समझते हैं वो सारी बातें जानते हैं, जो लोग फ्रेशर्स हैं और जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं ली है या इन्वेस्ट नहीं किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में या बैंकिंग के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं उनको एक ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूं कि एनपीएस जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पर ज्यादा खतरनाक पोजीशन पर होते हैं, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट लेवल पर कोई एक कॉर्पोरेट भी बैंक का लोन रीपे करने की पोजीशन में नहीं होता तो बैंक को उसका एक बड़ा झटका लगता है। उसी के कंपेयर में अगर हम इंडिविजुअल के लोन्स को कंपेयर करें तो इंडिविजुअल के लोन्स जो हैं उसमें एक परसेंटेज जो होती है वो एनपीए होता है, और वो सारा का सारा बैड लोन में कन्वर्ट नहीं होता, अल्टीमेटली बैड लोन में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें रिकवरी की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, सेटलमेंट की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि कॉर्पोरेट, अगर एक कॉर्पोरेट डूब जाता है पूरी तरह से, डीएचएफएल है या और आप क्या बोलते हैं दूसरे नाम ले लें, अगर आप एयरलाइंस में नाम ले लें, तो अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेट डूब जाता है तो साथ में एक या दो बड़े बैंक्स को भी ऑलमोस्ट डुबाकर चला जाता है। ऐसे में वी वैद्यनाथन जी का जो ये विजन है कि मुझे रिटेल बैंकिंग की तरफ ही रहना है, स्टिक टू रिटेल बैंकिंग, और जो उन्होंने अपने एफडी के रेट्स, जो उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में 7% का इंटरेस्ट मेंटेन करना है, और जो सारे अच्छे पॉजिटिव कदम वो उठा रहे हैं और जो वो न्यू ब्रांचेस रेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा टाइम आने वाला है कि ये बैंक एक मल्टी बैगर शेयर बनता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। डेफिनेटली जैसे जैसे इसकी ब्रांचेस ग्रो करेंगी उसके बाद आप लोगों को ये शेयर जो है यहाँ से 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना और 100 गुना होता हुआ भी दिखाई देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसका कंसर्न है वो है एनपीएस। जो इसके लेगेसी लोन्स हैं, जो लेगेसी एनपीएस हैं, वो उनके ऊपर हमें बारीकी से नजर बनाए रखनी होगी। इन सारे पॉजिटिव बातों के बीच में जैसे चांद में एक दाग होता है, वैसे ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो अभी का काम है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। उसको लेके हम बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं इसके शेयर होल्डर्स ने सजो रखे हैं, मगर इसके साथ साथ ही हमें हकीकत के ऊपर से नजर नहीं हटानी है कि इस बैंक में भी कुछ ऐसे लोन्स हैं जो आने वाले टाइम में ब्लीड कर सकते हैं। तो अगर उनमें से कोई लोन ब्लीड करता है तो एक कंसर्न, बड़ा कंसर्न बनकर सामने आ सकता है, तो उसको लेकर भी हमें अपनी स्टडीज जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें इस बैंक में, क्योंकि स्टिल इसका अमाउंट अभी 60-65 रुपीज के आसपास है और जिसका इसके साथ कंपेयर हो रहा है वो बैंक अभी 1600 रुपए के आसपास चल रहा है, तो ये एक बहुत ही अफोर्डेबल शेयर है। इसके साथ साथ ही कुछ रिस्की भी है, तो हमें इस शेयर में ग्रेजुअली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और पोजीशन के ऊपर नजर बना के रखनी चाहिए कि आने वाले टाइम में ये अपने एनपीएस के साथ किस तरह से डील करते हुए दिखाई देते हैं। अभी की पोजीशन अगर हम देखें तो मार्च 20 तक जो इनके एनपीएस हैं, मार्च 16 से मार्च 20 तक जो इनके एनपीएस हैं, वो नंबर 3058 करोड़ से 2280 करोड़ के आसपास के एनपीएस यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ग्रॉस एनपीए।
और जो नेट एनपीए है वो घटकर 808 करोड़ के आसपास है। नेट एनपीए का परसेंटेज 1% से कम रह गया है। तो ये सारी ही पॉजिटिव बातें हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को हर सवाल का जवाब डिटेल में देने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग वहां पर उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने की और सॉल्यूशन देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो में अपने एनालिसिस खत्म करता हूं फ्रेंड्स। तो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू।